हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोगों ने मॉड्यूल डी स्टार्ट किया था, मॉड्यूल डी में हमने जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद पार्टनरशिप नेचर, पार्टनरशिप का मतलब, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में देख लिया। अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और ये पार्टनरशिप बढ़ते बढ़ते कंपनी की तरफ जाएगी। तो इसमें क्या है? रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। एक पार्टनर का और पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसकी बात है इसमें। ठीक है, कि उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है उसमें। ठीक है, ये टॉपिक तो हो गया था ना का? हाँ, ये टॉपिक हो गया था, ये टॉपिक हो गया था। उससे नेक्स्ट टॉपिक हो, क्योंकि हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म जान लिया था और पार्टनर्स के एक दूसरे के बीच में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं उससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें बात की गई है रिलेशन टू पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। तो कोई मुझे बता सकता है कि इस टॉपिक और जो लास्ट टॉपिक हुआ था उसमें क्या फर्क है? तो थर्ड पार्टी मीन्स जो थर्ड पार्टी आ बिजनेस, गई। जैसे यानी बैंक का साथ हाँ, उस अदर। पार्टनरशिप के बाहर जो यूनिट 51 है, यूनिट 51 कहती है कि आपके, यूनिट 51 कहती है कि पहला जो टॉपिक है वो है बिटवीन द पार्टनर, वो है बिटवीन द पार्टनर्स। 51 टॉपिक कहता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक दूसरे के प्रति क्या रिलेशन है। और जो 52 कहता है कि वो जो थर्ड पार्टी यानी पार्टनर्स, एक तो हुआ इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है, एक हुआ इस पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का, ये जो पार्टनर्स हैं इनका कोई अदर लोगों के, अदर पार्टीज से क्या रिलेशन है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या relation। तो ये इस टॉपिक में हमारा बताया गया है। ठीक है, अगर आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो क्वेश्चन कोई भी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने। अब देखो, कहता है पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। पहले हमने ये बात है कि वो कैसे होते हैं, एजेंसी है उनकी आपस में, एक दूसरे के वो एजेंट है। एक का किया गया काम दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरे का किया गया पहले की, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी उनके बीच में आपस में है। ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट, उसको कुछ बिना लिखे पढ़े भी कुछ उसकी जो है अथॉरिटी है। एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, तो वो जो है इम्प्लाइड अथॉरिटी को बढ़ाना या घटाना। पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी में क्या कर सकता है? मोड ऑफ एक्शन टू बाइंड, एक फर्म को कैसे बंद किया जा सकता है। लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर, फर्म के काम के लिए। लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। तो तीन चीजें। पहली बात में पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है, पार्टनर की फर्म के प्रति। दूसरे में कहता है फर्म की क्या जिम्मेदारी है पार्टनर के प्रति। तीसरे में कहता है फर्म की क्या जिम्मेदारी है अगर पार्टनर क्या करे, मिस एप्लीकेशन करे। होल्डिंग आउट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी बताएंगे आगे। राइट टू ट्रांसफर पार्टनर इंटरेस्ट, और जो पार्टनर के अपने लगाव हैं, हित है, उनको कैसे ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर किया सकता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने पहले ही देख लिया कि सेक्शन 18 में ये कहता है कि प्रोविजन पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। किसके पर्पज के लिए? व्यक्तिगत पर्पज के लिए नहीं, जो बिजनेस जो कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, ए पार्टनर कैन मेक द फर्म लाइबल फॉर हिच एक्ट। तो उसने बोला हुआ है
कि पार्टनर को लाइबल बनाया जा सकता है, ठीक है, उसके काम के लिए। इफ डन इन द नेम ऑफ द, अगर वो फर्म के नेम से करता है, गांव में जाता है कि हम उस कंपनी से उस फर्म से आए हुए हैं और ये प्रोडक्ट आप ले लो, तो उसकी फर्म के लिए काम किया गया, ठीक है। एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, ए पार्टनर हु कॉन्ट्रैक्ट इन ओन नेम incurs only a personal liability and not the collective liability। मतलब वो मिस्टर एक्स है, अपना मकान मिस्टर वाई को सेल कर रहा है, तो ये उसकी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एक्शन है, इससे फर्म का लेना देना कुछ नहीं, ठीक। अब बात आई इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी हमने बहुत बार पढ़ लिया कि जो इम्प्लाइड का मतलब जो कहने की जरूरत नहीं है, माना जाएगा है इसमें, ठीक है। जैसे एक बात ही आती है कि बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो इम्प्लाइड है, ये कहने की जरूरत नहीं है इसको। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 22 क्या कहता है? द एक्ट ऑफ ए पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ काइंड कैरीड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म। मतलब बिजनेस के लिए किया गया काम अगर पार्टनर ने किया है तो ये माना जाएगा फर्म ने किया हुआ है, ठीक है। द अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म कन्फर्ड बाय द सेक्शन इज कॉल्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी। यानी फर्म के बिहाफ पे पार्टनर कोई काम कर रहा है तो उसके किए हुए काम को ये माना जाएगा, उसको ये अथॉरिटी ऑटोमेटिक है और उसके काम के लिए फर्म को जिम्मेदार बनाया जाएगा। फर्म को ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ये काम करेगा। अगर उसने बिजनेस उसी फर्म के बिजनेस के लिए कोई काम किया तो माना जाएगा कि उसकी अथॉरिटी थी और उसके लिए फर्म जिम्मेदार होगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कंट्रेरी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कंट्रेरी, क्या मतलब है उसका? उसने कहा है कि जो कुछ अगर एब्सेंट है, यूसेज मतलब प्रैक्टिस या कस्टम ऑफ ट्रेड, ठीक है, कि ऐसा होता रहता है, ठीक है, अगर कंट्रेरी है, उसके विरोधाभास में, द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर डज नॉट एम्पावर इट। मतलब कुछ ऐसा वो काम करता है जो उससे कंट्रेरी है, वो व्यापार से अलग कुछ काम करता है, तो वो कैसा माना जाएगा? तो पार्टनर जो है तो वो करने का अधिकारी नहीं है। जैसे सबमिट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में जाने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? हॉल, ठीक है। फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट पर्सन अदर देन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। तो वो कहता है कि कभी भी ऐसा काम करने के लिए उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। दूसरा, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए अपने नाम से अथॉरिटी नहीं है उसको। कोई कंप्रोमाइज करना या कोई माफी कर देना, किसी का कुछ पैसा फर्म ले देना हो, फर्म के लिए कुछ पैसा देना हो किसी ने, तो उसने कहा जा तुझे माफ किया, मत दे, नहीं कर सकता। विड्रॉ ए सूट, जैसे वो शिकायत नहीं कर सकता ऐसे ही शिकायत को विड्रॉ भी नहीं कर सकता अपने बिहाफ पे, ठीक है। एडमिट एनी लायबिलिटी इन सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, कोई फर्म के नाम कोई जिम्मेदारी बैठाई गई तो वो अपने नाम नहीं ले सकता। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, नहीं ले सकता जब तक कि स्पेशली कहा ना जाए। तो बेसिकली ये बताना ये चाह रहे हैं कि कुछ काम तो उसने करने ही करने हैं एम्प्लॉयड अथॉरिटी, बट कौन से काम एम्प्लॉयड अथॉरिटी से बाहर होते हैं, यानी इसके लिए स्पेशल उसको एम्पावर करना पड़ता है, तब माना जाएगा उसको। तो ये जो काम आ रहे हैं, ये काम वो अकेली कैपेसिटी में तब तक नहीं करेगा जब तक सारे पार्टनर उसको ऑथराइज नहीं करते। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग, फर्म की प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, एंटर इनटू पार्टनरशिप
ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म के बिहाफ पे किसी और पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। अब वो बात कहता है तो हमने जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक पार्टनर है, उसकी एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है, वो क्या क्या काम उसके लिए कर सकता है, बट इन कामों को छोड़ते हुए इसके लिए स्पेशली एम्पावर किया जाएगा, तभी वो करेगा। दूसरा, एक्सटेंशन, अगर जो भी उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं या उसकी उस अथॉरिटी को कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑलमोस्ट अमंग्स देमसेल्फ एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट दो, तो उसके लिए स्पेशल सारे पार्टनर कहेंगे। एनी एक्ट डन बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विद इन हिज इम्प्लॉय अथॉरिटी बाइंड्स द फर्म, अगर उसकी अथॉरिटी में वो कोई काम कर रहा है तो फर्म को बाइंड करेंगे। विद whom he is doing knows the restriction or does not know or believe that partner to be partner। तो इसने बोला हुआ एक बार, वो किसी ऐसे आदमी के साथ कोई काम कर रहा है, किसी ऐसे थर्ड आदमी के साथ कोई काम कर रहा है जो जिसको ये मालूम नहीं है। क्या नहीं मालूम है? कि भैया फर्म ने मना किया है और वो नहीं जानता या उसका बिलीव नहीं है, तो इसका मतलब वह थर्ड आदमी को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि इनके बीच में क्या समझौता हो रखा है, तब तो थर्ड आदमी बच जाएगा। बट थर्ड आदमी को पता है कि इस पार्टनरशिप फर्म में मिस्टर ए ही प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, अब फिर भी वो बी से खरीद लेता है, तो गलत है। इमरजेंसी में क्या अथॉरिटी होती है? सिंपल बात है, इमरजेंसी में किसी की अथॉरिटी क्या होती है? भाई जरूरत पड़ने में कुछ कर सकता है। whatever may be the powers given to the particular partner in case of an emergency, a partner has authority to do all acts to protect the firm from loss as would be done by a person or ordinary prudence in his own case। the firm is bound by it। तो इसने बोला हुआ है कि कभी कभी पावर्स दी जाती हैं पर्टिकुलर पार्टनर को। इन केस ऑफ इमरजेंसी a partner has authority to do all act to protect the firm from loss। मतलब फर्म में आग लग गई तो आग लग गई तो पानी से बुझाना है, तो ऐसा थोड़ी वो किसी का इंतजार करेगा, वो इमरजेंसी की अथॉरिटी है, करेगा, ठीक है। एज वुड बी डन अ पर्सन, और जैसे वो अपने मामले में करता है, कोई नुकसान हो रहा तो बचाता है ना, तो द फर्म इज बाउंड, और ऐसे मामले में किए गए कोई काम, जैसे मान लिया फर्म में कोई आग लगा रहा है, वो उसको मना कर रहा है, और मना करते करते मान लिया उसका कुछ मर्डर हो जाता है, तो ये माना जाएगा, अगर कंपनसेशन या कुछ दिया जाएगा तो ये माना जाएगा कि ये फर्म ने किया, वो अकेले की वो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन टू बाइंड फर्म, फर्म को बाइंड करने के लिए क्या तरीके हैं, ठीक है। पार्टनर मस्ट डू द एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ द फर्म एंड एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। तो इसने बोला हुआ है कि या तो वो किसी किस तरह हो, किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा हो, उसने बोला हुआ है कि फर्म को बाइंड करना, फर्म की बंदी से वो करना, फर्म की मजबूरी। तो उसने कहा अगर फर्म को बांधना है, यानी फर्म की जिम्मेदारी तय करनी है, तो पार्टनर को एक्टिविटी करनी चाहिए किसके नाम से? फर्म के नाम से, और वो डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट करने चाहिए वो भी किसके नाम से? फर्म के नाम से। इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड अवर, तो ऐसे कोई भी तरीके, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, जो ये माना जाए कि फर्म ने की। जैसे जब भी रसीद लेते हैं किसी बिजनेस फर्म से, तो उसमें राम सिंह साइन नहीं करते, उसमें लिखता है फॉर एबीसी कॉर्पोरेशन या एबीसी एंटरप्राइजेस, इसलिए, ठीक है। A person cannot simply sign an agreement in his own name to purchase goods for the firm। A person cannot simply sign an agreement in his own name to purchase goods for the, तो वो अपने उसमें अपने नेम से नहीं कर सकता,
and say that since he is a partner of firm, it is implied that the partners are bound to pay for the goods. किस मामले में कि वो अपने आप को उसको इंडिविजुअल अपने ओन कैपेसिटी में वो कोई चीज परचेज नहीं करेगा, ठीक है। ही शुड साइन फॉर एंड, अब मैंने बोला ना जब भी देखा होगा आपने चेक में साइन करते हैं तो लिखा फॉर, ठीक है, XYZ कॉर्पोरेशन और साइन करते हैं, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट, अब यहाँ पर रिवर्स आ गया कि फर्म ने काम किया और लायबिलिटी किसकी हो गई, पार्टनर की। एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद all the other partners and also severally for all act of the firm done while he is a partner. This is a core principle of the partnership business. देखो उसने कहा पार्टनर लाइबली होगा, कैसे, जॉइंटली भी होगा सबके साथ एंड सेवरली। तो इसको बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं, पार्टनर्स आर jointly और severally liable। ये बहुत लाइन बोली जाती है कि पार्टनर अकेले व्यक्तिगत रूप से भी और उन सब के साथ मिलके भी उस फर्म के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट, अब पार्टनर ने कोई गलत काम कर दिया तो फर्म की लाइबिलिटी क्या है, तो सेक्शन 26 में क्या है, if the partners commit some wrongful act or omit doing of something in the ordinary course of business of the firm with or without the authority of other partner and consequently a loss injury is caused by the third party, the firm। तो उसने कहा कि ABC 3 पार्टनर है, इनमें से C ने कोई काम किया, D को कोई लॉस हो गया, इंजरी हो गई, तो ये माना जाएगा कि इसने जो काम किया हुआ है वही काम एक तरह से फर्म ने किया हुआ, तो फर्म जो है जिम्मेदार होगी, इसीलिए अदर पार्टनर भी जिम्मेदार हो जाते हैं। पर ये कब तक है, जब तक उसने उस फर्म के बिजनेस के फॉर्म में ना किया हो। अगर वो किसी मोहल्ले में रहता है, उसने बगल वाले से लड़ाई करके उसके 2 थप्पड़ मार दिए, उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होगी, बिजनेस एक्टिविटी जो भी करता है, ठीक। लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर, कई बार क्या होता है पार्टनर उसके फंडों का मिस एप्लीकेशन करते हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो क्या होता है, फर्म इज लाइबल टू मेक गुड लॉस, और जो थर्ड पार्टी को कोई काम हो गया है उसके लॉस के लिए वो जिम्मेदार होगी फर्म। कब, इफ एनी पार्टनर हैड रिसीव्ड द फंड विद इन हिज ऑब्वियस एंड क्लियर अथॉरिटी बट हैड मिस अप्लाइड द फंड, मतलब उसने पैसे लिए, उसको अथॉरिटी थी, जैसे कलेक्शन एजेंट होते हैं, तो मान लिया वो पार्टनर है, एक पार्टनर पैसे इकट्ठे करके लाता था गांव से, अब गांव से पैसे इकट्ठे करके लाया, पार्टनर को एज ए पार्टनर लाया, पार्टनरशिप में जब पैसे देने थे उसने फर्म में जमा करने थे, उसने 3 लोगों के जमा नहीं किया, तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म जो है वो लायबल होगी, क्योंकि वो उनके बिहाफ पे लेके आया है, ठीक है। द फर्म रिसीव्ड द फंड in the course of its business and same was misapplied by the any of the partner, मतलब अभी पहले वाले में किसने पैसे लाया था, पार्टनर ने, और इस वाले में कौन, इस वाले में लाया जो पार्टनरशिप फर्म है वो खुद लाई थी पैसे, और पैसे लाने के बाद किसी ने उसका क्या कर लिया, मिसयूज कर लिया, तो या तो पर्सनली एक पार्टनर पैसे लाया मिसयूज हो गया, और दूसरे में क्या है कि फर्म खुद लाई पैसे और मिसयूज हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है होल्डिंग आउट, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। होल्डिंग आउट क्या होता है, होल्डिंग आउट, एनीवन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन बाय कंडक्ट, उसने बोला हुआ कुछ बोला गया, लिखा गया, कुछ करा गया, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी पार्टनर, मतलब वो क्या है, अपने आप को एक पार्टनर की तरह दिखाता है या जाना जाता है, तो
a firm is liable as a partner in that firm to any who has on the faith of any such representative given credit to the firm whether the firm representing himself or represented to be partner does or does not know that representation has reached the person so giving credit. तो कई बार क्या होता है कि जो बंदे होते हैं वो पार्टनर हैं और अपने आप को कहते हैं मैं उस फर्म का आदमी हूँ, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि उसके बिहाफ पे कुछ उधार ले लिया या कुछ कह लिया, तो उसमें क्या है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट है। तो हमने डॉक्ट्रिन अभी तक 2 पढ़ी है, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, दूसरा वो एल नोवो वाली, ठीक है। दिस मीन्स व्हेन ए पर्सन हु इज नॉट एट ऑल पार्टनर, मतलब जो बंदा अपने आप को बता रहा था मैं उसका पार्टनर हूं, आइदर रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, वही बात होगी, अपने आप को पार्टनर बताता है और ही इंड्यूसेस अदर टू गिव क्रेडिट टू हिम, और वो कहीं से जाके उधार ले लेता है, देन ही इज नोन एज ए पार्टनर होल्डिंग आउट। Such stranger is liable individually and personally for the debt of the firm as he was a partner in the firm। तो उसकी लाइबिलिटी बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे किसी पार्टनर की होती है, मतलब एक्चुअल पार्टनर की नहीं होगी। इसको समझ लीजिए, ये फर्म है, यहाँ पे ABC लोग हैं, एक D है, वो ये सारे काम करता है और कहता है कि मैं इस फर्म का मेंबर हूं और मुझे 2000 रुपये उधार दे दो, और फर्म आपको दे देगी। तो किसी ने इसको उधार दे दिया, ठीक है, बाद में पता लगा कि ये वास्तव में इस फर्म से लेना देना इसका कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं देन ही इज नोन एज, तो ये बंदा जो है कैसा जाना जाएगा, होल्डिंग आउट, पार्टनर होल्डिंग आउट। सच स्ट्रेंजर इज लायबल इंडिविजुअली पर्सनली, जैसे कि पार्टनर होते हैं, ठीक है, तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। However, legal hires or the estate of the deceased partner is not liable to the firm who uses his name after his death। अब सुनो, इसमें एक बात और बोल दी कि अगर इनका कोई लीगल हायर्स है और वो कहीं जाता है और कहता है कि भैया मैं जो है इस फर्म का हिस्सेदार हूं, मुझे ऐसा दे दो, तो इस केस में क्या बोल रहा कि लीगल हैव स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू द फर्म हु यूजेस हिज नेम आफ्टर हिज डेथ। तो यहाँ पे सिंपल बात ये हुई, जब किसी की डेथ हो जाए और डेथ होने के बाद उसका नाम प्रयोग किया जाए तो वो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्टनर की डेथ होने पे वो पार्टनरशिप वैसे ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। हाँ सर, जो बेनिफिट है, बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर लीगल हायर को? किस चीज का, प्रॉफिट का? हाँ, प्रॉफिट और कोई भी बिजनेस का, मतलब वो मेंबर है, बट प्रैक्टिस में क्या होता है कि जिस दिन किसी की डेथ होती है उसी दिन उस पार्टनर का हिस्सा वहां से खत्म करा जाता है और उससे पहले के प्रॉफिट में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा। बात, जब किसी की डेथ हो जाए तो उसके लीगल हायर को उस पार्टनरशिप में इंक्लूड किया जाएगा पहले, और वो एक न्यू फर्म की तरह काम करती है, वो एक न्यू फर्म की तरह काम करती है, मतलब नाम वही रह सकता है बट वो वहां से 3 की जगह 4 पार्टनर हो गए या 4 की जगह 3 पार्टनर हो गए, यानी पार्टनरों का वेरी करना, तो उसमें से नया कंडीशन फिर चालू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सर अभी डीड भी चेंज हो जाएगा, पार्टनरशिप डीड भी चेंज हो जाएगा? साढ़े से हाँ बिल्कुल नहीं सर, पार्टनरशिप चेंज होता है तो जैसे बैंक अकाउंट है बा उन लोग का जो बिजनेस एग्रीमेंट है वो सब क्या होगा? पहले तो रोक देंगे आप, उससे कहेंगे नई डीड लेके आओ, वो नई डीड आएगी तब चालू होगा। क्रेडिट अलाउड होते हैं, डेबिट रुक जाते हैं। अच्छा। क्रेडिट सर अलाउड और एक होते हैं। क्वेश्चन है हाँ सर, ये जो पार्टनरशिप जो होता है ये भारवाली होता है और रिटर्न भी होता है, मतलब ओरली हाँ, होता है बहुत और बढ़िया रिटर्न भी क्वेश्चन है। होता है। देखो हमारा एक तो प्रिंसिपल है, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में भी
कैसा होता है कॉन्ट्रैक्ट? ऑर्डरली और रिटेल। ओरली और रिटेन। ऑरल, दोनों हो सकता है। बट अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बैंक अकाउंट खोलने आती है तो आपको क्या चाहिए? रिटेन चाहिए। रिटेन चाहिए। ठीक है। आप कोई वैसा काम करते हैं बाहर जहां पे रिटर्न की जरूरत नहीं है, वहां चल जाता है। ये बस सबको पता है कि ये 3 पार्टनर है, पता है तो पता है, ठीक है। और लेकिन बैंक में खाता खोलने आएंगे तो हमें डेफिनेटली क्या चाहिए? रिटर्न यानी पार्टनरशिप डीड चाहिए, ठीक है। सर वही कोई जैसे बैंक में लोन लेके रखा हुआ है पार्टनरशिप फर्म ने, इनकेस एक पार्टनर एक्सपायर हो जाता है, वो लोन क्या पहले क्लोज करेगा और जैसे नेक्स्ट जो दो रहेगा वो उसको रेस्पॉन्सिबल रहेगा सर? देखो इसमें 2 बातें हैं, या तो अकाउंट क्रेडिट में होगा या अकाउंट डेबिट में। जो क्रेडिट में अकाउंट होता है वो जो बाकी जो बचे हुए पार्टनर हैं वो क्लेम फॉर्म के थ्रू उस जो जिसकी डेथ हो गई है उसके लीगल हायर को मिलाते हुए क्लेम सेटल करते हैं, ठीक है। अब बात आती है डेबिट की। डेबिट में क्या होता है कि अगर मान लिया 10 लाख का लोन है, 2 लाख जमा हो गया, अभी 8 लाख बाकी है और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या होगा कि वो तीनों पार्टनर, पहली बात तो ऑटोमेटिकली देनदार हैं उसके। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर्स इंडिविजुअली और सेवरल वो जॉइंटली क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल है। उसकी डेथ होने से वो तीनों लोग नहीं बच सकते। अब बात आती है सीसी अकाउंट है, मान लिया आपको फिर ट्रांजेक्शन करने, तो उस कंडीशन में नया पार्टनरशिप डीड लेकर के उस अकाउंट को नया एग्रीमेंट लिया जाएगा, ठीक है। और नए एग्रीमेंट में जो नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स होगी और वो कंटिन्यू चल जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड आपको न्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। या ऐसा भी होता है कई बार कि जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है उसको छोड़ रहे हैं आप, या वो उस पार्टनर को निकाल रहे हैं, तो आपको तीनों को मिल करके ये बैंक को बोलना पड़ेगा कि भाई अब इस पार्टनरशिप फर्म में 3 लोग हैं जो हम हैं और हम इसका पैसा पे करेंगे, यानी पार्टनरशिप डीड न्यू बनेगा। पार्टनरशिप डील और एग्रीमेंट भी न्यू बनेगा मतलब? हाँ, वो सब कुछ नया होगा क्योंकि वो एक तरह से नेम वही हो सकता है लेकिन फर्म न्यू हो जाएगी बैंक के लिए, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, उसमें लोगों का जो लोग थे उनकी नंबर और कम ज्यादा हो गया, ठीक है। तो पार्टनरशिप में कभी भी कोई चेंज होता है तो पार्टनरशिप फर्म के चेंज को उनके गारंटर से भी एक्सेप्ट कराया जाता है। नहीं तो गारंटर क्या कहेंगे कि जब ये 4 पार्टनर थे तब तो मेरी गारंटी थी, अब ये 3 पार्टनर हो गए तो हम इसको नहीं मान रहे। इसीलिए कि पार्टनरशिप फर्म में कोई भी चेंज होगा तो बोरोवर और गारंटर सबको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा आप, ठीक है। सर इसमें और एक चीज है सर, जब पार्टनरशिप फर्म का कोई एक्सपायर हो जाता है, जैसे आपका 10 साल का पार्टनरशिप का उसको डील कर रहा है, उसमें फिर नेक्स्ट एग्रीमेंट के लिए जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न हो बा जो रिटर्न हो, हम जो जिसके हिसाब से क्रेडिट देता हूँ, तो अभी फिर स्टार्टिंग से शुरू होगा ना बैक से शुरू होगा? क्या चीज समझ गया सर? जैसे हमको भी जैसे आपको सिविल चेक कराता हूँ बा कोई आपको ये चेक कराता हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न मंगाता हूँ। हाँ सर, उसको जैसे एग्रीमेंट चेंज हुआ तो एग्रीमेंट चेंज होने के बाद वो भी फिर न्यू पार्टनर का साथ तब से शुरू होगा नए पुरानी जो डील? पहली बात तो सुनो, पार्टनरशिप फर्म का कोई सिविल नहीं होता, सिविल होता है इंडिविजुअल बंदों का। जो इंडिपेंडेंट सिविल होता है वो कंपनी का होता है। तो पार्टनरशिप फर्म कोई लोन ले रही है ना तो वो इंडिविजुअल पार्टनर में आता है, पार्टनरशिप फर्म का सिविल नहीं निकलता। किसी को कोई ऐसा एक्सपोजर है जिसने पार्टनरशिप फर्म का सिविल निकाला हो? बोलिए। रहता ही है सर, फार्म का तो पान कार्ड आजकल रहता है, बट सिविल तो चेक किया नहीं सर। जहां तक मेरी जानकारी है फर्म का सिविल नहीं निकलता, क्रीफ रिपोर्ट निकलता है सर। क्रीफ रिपोर्ट निकलता है तो उसमें फर्म का निकलता है या इंडिविजुअल पार्टनर का? सर प्रोप्राइटर के केस में इंडिविजुअल का निकलता है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का पैन कार्ड से निकलता है। तो पार्टनरशिप का मतलब समझे नहीं आप?
वो पार्टनरशिप फर्म का सिविल नहीं आ रहा, वो किसका आ रहा सिविल? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का। आ रहा है। उसमें लिखा आएगा, चारों के सिविल में लिखा आएगा कि इनका एक 10 लाख रुपए का कैश क्रेडिट लोन उस बैंक में चल रहा है, चारों में लिखा आएगा और सब में जॉइंट लिखा आएगा, ठीक है। लेकिन कंपनी जो होती है, कंपनी अगर मान लिया एक्स कॉर्पोरेशन है तो उसका सिविल अलग आएगा और उसके पार्टनर्स का सिविल अलग आएगा, और उसके पार्टनर्स में उस सिविल का डिस्क्रिप्शन आएगा, पर वो उनकी वैसी लायबिलिटी में नहीं आता, वो कंपनी की लायबिलिटी है। लिंक आएगा कि ये उसमें पार्टनर हैं करके, उसमें कंपनी में हिस्सेदार है, पार्टनर नहीं बोलेंगे उसको, उसको बोलते हैं मेंबर। क्या बोलते हैं उसको? मेंबर, मेंबर ऑफ द कंपनी और पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। सर एक चीज और पूछना है, जैसे अभी आप बताएं कि 4 पार्टनर हैं, उसमें से एक एक्सपायर हो गया है, उनके स्थान पे अगर नया पार्टनर जोड़ा है तो वो एक नए फर्म की तरह काम करेगा। मान लीजिए वो 4 पुराने लोगों की देनदारी है किसी अकाउंट में, और तीसरे की जगह एक नया जो आया है वो नया फर्म की तरह इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो पुरानी लाइबिलिटी जो नया पर्सन है उसके ऊपर भी फिक्स होती है क्या? अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो होगी। अच्छा, तो हाँ, वो ऐसा बिल्कुल। कंडीशनल भी हो सकता है क्या कि पुरानी लेनदारी से मेरा लेन देन नहीं है, आगे की लेनदारी में मैं इंक्लूड रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं कंडीशनल भी तो होता फिर है? उन्हें वो अकाउंट अलग खोलना पड़ेगा। अच्छा, वो तो फिर फ्रेश अकाउंट खोलना पड़ेगा और इधर की जिम्मेदारी इन लोगों की होगी, और बैंक कहेगा भैया पैसे पहले ज्यादा जमा करो, हम आपको 20 अच्छा। लाख का लोन देंगे और आप चारों को दे देंगे। अच्छा अगर वो जी। उसी सीसी लिमिट को चलाना चाहता है जी। तो उस कंडीशन में उसे अपनी लायबिलिटी को को एक्सटेंसिव यानी को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। कहेगा कि जैसे आज डॉक्यूमेंट 10 लाख के साइन हो रहे हैं तो चारों साइन करेंगे उसमें, और उसमें 10 लाख में वो वाला पैसा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, वो प्लस जो और निकालेंगे वो। अच्छा जी। ठीक है। जी। अच्छा, एक ये जो हमारी बात चर्चा हो रही थी बेसिकली वन क्वेश्चन की हो रही थी, तो आपको बताना है, कोई भी मुझे एक्सप्लेन करे होल्डिंग आउट क्या होता है। यूट्यूब वाले भी बता सकते हैं अगर सुन रहे हैं मेरी बात तो। बोलिए होल्डिंग आउट क्या होता है? ऐसे तो 1 मार्क्स चला जाएगा आप लोगों का। चलो मैं ऐसे बताता हूँ कि नॉट अ पार्टनर बट सो एज ए पार्टनर। किसको शो करता है? दुनिया को। वो उसका मेंबर नहीं है, उसका पार्टनर नहीं है, लेकिन दुनिया को कहता है कि मैं उसका पार्टनर हूं। भाई 100 रुपए मंगाए उसने, दे दो, तो दे दिए, मैं कहा यार उस कंपनी से आया। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसे बोलते हैं पार्टनर होल्डिंग आउट। पार्टनर होल्डिंग आउट। ठीक है। चलो, राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। अ ट्रांसफर by a partner of his interest in the firm does not entitle the person to whom the interest is transferred to interfere in the conduct of the business, but entitles the transferee only to receive the share of profit of the transferring partner. The transferee has to accept the account of profit agreed by the partner on dissolution of the firm, cessation of the partner. The transferee is entitled to share in assets of the firm and verification of account of the। तो ये जो है वही केस है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? किसी के आने जाने से क्या होता है, तो इसमें क्या होता है फिर देखते हैं इसको। अ ट्रांसफर बाय ए पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट, वो अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर कर रहा है। इन द फर्म does not entitle the person to whom
द इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड। तो ये कहता है कि अगर कोई बंदा अपने इंटरेस्ट को कि भैया मैं इससे क्या कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, ये सब तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो ट्रांसफर यानी कि जिसको ट्रांसफर किया, ये लिखा हुआ देखो, टू whom इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड, यानी बचे हुए लोग, टू इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट एंटाइटल्स द ट्रांसफरी ओनली टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी जो नया प्रॉफिट होगा, नया प्रॉफिट के लिए तो जिम्मेदार नया वाले लोग हो गए जिसको उसने ट्रांसफर किया, ठीक है। एंड ट्रांसफरी हैज टू एक्सेप्ट द अकाउंट और प्रॉफिट एग्रीड बाय द पार्टनर, यानी जो जिनको ट्रांसफर किया है वो एग्री करेंगे सब कुछ। ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी फर्म डिजोल्यूट हो जाए या बंद हो जाए या काम करना, या किसी पार्टनर को आप सीज कर दें, उसे मना कर दें, द ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू ए शेयर इन एसेट ऑफ द फर्म एंड वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट टू एसरटेन हिज शेयर। तो वो जो नए वाले लोग जिनको ट्रांसफर हुआ, उनको उस एसेट में शेयर मिल जाता है और वो उस अकाउंट को वेरीफाई करके अपना शेयर एसरटेन कर सकते हैं कि मेरा शेयर कितना है। तो कहने का मतलब हुआ, कई बार क्या होता है, एक ट्रांसफर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बाहर जाता है और अपने जो भी इंटरेस्ट होते हैं उसको, इंटरेस्ट का मतलब उससे जुड़ाव जो कंपनी से है वो सब किसी को ट्रांसफर कर जाते हैं। तो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट नए वाले लोगों में, उसने कहा एंटाइटल्स द ट्रांसफरी ओनली, यानी जो बाहर चला गया अब उससे कोई मतलब नहीं, जो अंदर है वही उस कंपनी के फ्यूचर के प्रॉफिट को शेयर करेगा। क्योंकि जो एग्जिट कर गया, जो पार्टनर अपने आप को पार्टनर कह के बाहर निकल गया, वो अब इसका अधिकारी नहीं होगा, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। अगर कोई माइनर अगर हो जाए, अगर कोई माइनर पार्टनर बन जाए तब क्या होगा। तो पहले भी हमने ये बात कर रखी है कि वो किसी भी लाइबिलिटी के लिए तो जिम्मेदार नहीं होगा, बट किसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, वो उसके प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला हुआ है। तो ऐसे ही क्या है, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर, वो पार्टनरशिप फर्म कुछ फायदा कमा रही तो उसके लिए तो बन सकता है, बट लाइबिलिटी नहीं फिक्स कर सकते उसकी, ठीक है। तो इसमें क्या बताते हैं देखो, a person who is minor cannot a partner of the firm but with the consent of all partner he may be admitted the benefit of partner। मान लिया कोई पार्टनरशिप फर्म में चल रही है और उसने कोई भी लोन नहीं ले रखा है, कोई भी लोन नहीं ले रखा है, ए बी सी डी थे, इनकी डेथ हो जाती है तो इनके सन को उन्होंने शामिल कर दिया। तो अब ए बी सी एंड डी का सन उसमें शामिल है, पार्टनरशिप फर्म चल रही है, लोन ले नहीं रखा है, लायबिलिटी नहीं है, और प्रॉफिट कमा रही है फर्म, तो उसका पार्टनर्स वहां पे हिस्सेदारी हो सकती है। इन नो सर्कमस्टांसेस द माइनर कैन बी मेड द पार्टी, लायबिलिटी के लिए नहीं ला सकते उसको, अगर लायबिलिटी कंपनी की है भी ना तो उसको फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। अ माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, उसमें बोला हुआ माइनर हैज राइट टू शेयर द प्रॉपर्टी and profits of the firm as agreed upon by the partners and minor can have access। तो अगर आपने उसको पार्टनर बना रखा है तो सारे अकाउंट वगैरह आपके चेक करेगा, ठीक है। As explained earlier, the partners of the firm are personally liable for all the liabilities of the firm. However, only minor share is liable for the acts of the firm, but the minor is not personally liable of the act of the firm and the liability रहे। अब इधर सुन लो, माइनर इधर फर्म को आ रहा है, चलेगा, माइनर का काम, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पर ट्रांसफर नहीं होगी, आप लोग बोलो। माइनर पर।
हाँ, जबकि मेजर ट्रांसफर में क्या होता था, मेजर पार्टनर में दोनों साइड चलता था। मतलब मेजर ने पार्टनर अगर कोई काम किया है तो फर्म जिम्मेदार, और फर्म ने कोई काम किया है तो वो मेजर मतलब जो पार्टनर है वो जिम्मेदार। बट इस वाले केस में उल्टा नहीं होगा। अगर माइनर कोई काम करता है तो फर्म की जिम्मेदारी है, फर्म कोई काम करती है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। द माइनर मे और मे नॉट टेक लीगल एक्शन, मतलब माइनर क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है अगेंस्ट द पार्टनर। वो बंदा औरों के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी प्रॉफिट ऑफ द फर्म एक्सेप्ट व्हेन सीवियरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म। तो उसने बोला हुआ है कि जब वो अपना संबंध तोड़ रहा है उसको छोड़ते हुए, बाकी उसके कोई कंपनी से डिस्प्यूट है, लेनदारी देनदारी सब कुछ है, उन सब में तो वो कोर्ट में जा भी सकता है। नहीं तो माइनस मे और मे नॉट टेक, माइनस मे और मे नॉट टेक। ठीक है। However, all the partners acting together or any partner who is entitled to dissolve the firm by notice to other partner can elect in such a suit filed by minor to dissolve the firm। इसमें क्या कहता है कि जो सारे पार्टनर हैं या अकेला पार्टनर, सारे पार्टनर या अकेला पार्टनर जिसको परमिशन है फर्म को क्या करने की, डिसॉल्व करने की, वो अदर पार्टनर को नोटिस देके कर सकता है। ऐसे मामले में इन सच ए सूट फाइल्ड बाय द माइनर रिजॉल्व बाय द फर्म, यानी अगर माइनर भी चाहे तो उस फर्म को क्या कर सकता है, वो डिसॉल्व। बात समझ में आई? Yes, sir. ए बी सी, एनीबडी डिसॉल्व द फर्म, एनीबडी डिसॉल्व द फर्म। तो डिसॉल्व द फर्म में क्या करना पड़ेगा, उसे नोटिस देना पड़ेगा, मैं इस फर्म में रहना नहीं चाहता, इसको बंद करो, ये होगी बात। ठीक है। और जब उसने नोटिस ऐसा दे दिया तो कोई भी उसे डील करेगा नहीं। बट यहाँ ही कह रहा है कि अगर इनमें से कोई पार्टनर क्या है, माइनर, Minor. तो वो भी डिसॉल्व कर सकता है। यानी उसके राइट तो बहुत सारे हैं, किसके, माइनर के, बट क्या नहीं है, लायबिलिटी नहीं। लायबिलिटी नहीं है। उसके राइट सारे वो हैं जो अदर पार्टनर के, बट लायबिलिटी नहीं। ठीक है। लीगल पोजीशन आफ्टर द माइनर अटेंस, और एक दिन वो माइनर क्या हो जाए, मेजर हो जाए। एट एनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ द अटेनिंग मेजोरिटी, 6 महीने के अंदर, और obtaining knowledge that he had been admitted to the benefit of partner, which date is later, the person may give public notice to the effect whether he has elected to become partner। मतलब 6 महीने के अंदर चाहे तो वो ये नोटिस दे सकता है कि मैं इसका मेंबर बनूंगा या नहीं बनूंगा। ठीक है। दिस नोटिस डिटरमाइन हिज पोजीशन एज रिगार्ड द फर्म। हाउएवर if he fails to give the notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the term। मतलब अगर वो मेजर हो गया और वो चाहे तो नोटिस देके कहेगा, जैसे मान लिया वो 31 जनवरी 22 को मेजर हो गया, तो वो विद इन 6 months 31 जुलाई 22 के बीच में कभी भी नोटिस देके कहेगा मैं इसका मेंबर हो गया। हो सकता है वो कब कहे नोटिस, 10 फरवरी 22 को दे दे, तो जिस दिन वो नोटिस देगा उस दिन वो पक्का मेंबर हो जाएगा उसका। या उसने कोई नोटिस नहीं दिया तो कब हो जाएगा वो, इसके बाद में। ठीक है। मेंबर तो वो था ही नहीं, मेंबर था, लेकिन पब्लिक के लिए उसको अपने आप को बताना पड़ेगा कि मेरा किया हुआ काम अब कैसा माना जाए, उसका भी ऑर्डर ऑर्डर। मतलब कई बार क्या होता ना कि वो माइनर था और वो कंपनी से, किसी कंपनी से जाके
कुछ का वो लेने लग गया उधार कंपनी के नाम, मतलब फर्म के नाम पे, उसने कहा तुम तो भी माइनर हो, हम तो तुम्हें देंगे नहीं। तो उसके दो तरीके हैं, या तो वो डिक्लेयर कर दे पब्लिक को, क्या डिक्लेयर कर दे ये मेजर ये हो भाई मेजर मैं परमानेंट पार्टनर हो गया, या और ये 6 महीने हो जाए तो कुछ तो डिक्लेयर करने की ऑटोमेटिक हो जरूरत नहीं है, और वो ऑटोमेटिक लाइबिल भी हो गया है, पार्टनर्स हाँ, लाइबिलिटी भी आ गया है उसका वो ऊपर। सब आ जाएगा उसका, या तो खुद कह दे या 6 महीने बाद खुद आ जाएगा। वेयर पुरानी सच लाइबिलिटीज भी उसके ऊपर आ जाएंगी सर? सब आ जाएंगे। अच्छा, अगर वो फर्म में एडमिट होता है, कहता है कि मैं, तो उसकी जो भी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी वो भी इसकी हो जाएंगी। यही रीजन है कि लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करना, ठीक है। वेयर सच ए पर्सन बिकम ए पार्टनर आइदर बिकॉज ही इलेक्टेड टू डू सो, मतलब उसने खुद कहा है, या और बिकॉज ऑफ फेल्ड टेक डिसीजन इन 6 मंथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो पार्टनर बन गया। अब जो भी आपने क्वेश्चन पूछा तो क्या होगा, उसने बोला हिज राइट एंड लाइबिलिटी एज ए माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन वी हैज बिकम ए पार्टनर, मतलब कब, जिस डेट में वो पार्टनर हुआ उसका, उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी उसकी हो जाएंगी। अगर वो लाइबिलिटी नहीं लेना चाहता हो तो उसे 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा कि वो पार्टनर नहीं होना चाहता। हाँ, उसे विड्रॉ करना पड़ेगा लिखित रूप से, ठीक है। बट ही ऑल्सो बिकम्स पर्सनली लाइबल, तो वो सारे काम उसके हो जाएंगे जो एक आम पार्टनर के होते हैं लाइबिलिटी के मामले में। राइट तो उसके पहले चल ही रहते, ठीक है। हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ सेल बी शेयर विच ही वाज एंटाइटल्ड एज वन, तो वहां पर क्या है कि उसके जो प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स हैं वो तो उसके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इफ सच ए पर्सन इलेक्ट, अगर वो कहता है नहीं भाई मैं तो बाहर जा रहा हूं, तब क्या होगा, उन्होंने सेल कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर अप टू द डेट ऑन विच ही हैज गिवन पब्लिक नोटिस, जिस समय वो बाहर जा रहा है तब तक के उसकी लाइबिलिटी वो सेम ऊपर वाली बात है, ठीक है। हिज शेयर सेल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर डेट, और नोटिस के बाद उसका किया हुआ कोई भी काम या फर्म के द्वारा किया गया काम उसकी जिम्मेदारी में नहीं आएगा। He shall be entitled to sue the partners for his share of the, और वो जब वो मेजर हो जाता है तो अपने बचे हुए पार्टनरों के अगेंस्ट में अपने हिस्से के लिए क्या कोर्ट में जा सकता है। अब रिटायरमेंट कैसे होता है, या तो सारे लोग कंसेंट कर दें या कोई एग्रीमेंट हो जिसमें कि बोला गया हो भैया उस तारीख तक ही उसका मेंबर रहेगा। वेयर द पार्टनरशिप एट विल, यानी पार्टनरशिप एट विल का मतलब है कि जब तक चाहो उसके बने रहो। बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, तो उसने बोला हुआ कोई नोटिस उसने दे दिया है कि भाई मैं अब इसका मेंबर नहीं बनना चाहता, तो ये रिटायरमेंट के तरीके हैं, ठीक है। और जब रिटायरिंग हो जाएगा तो उसने बोला हुआ कि सेल बी लायबल एज पार्टनर, जो अदर पार्टनर है, to third party for any act done by any of them which would have been an act of the firm it if done before retirement, तो अगर वो रिटायरमेंट से पहले जितने काम करता है वो तो उसकी जिम्मेदारी में होंगे, ठीक है। द पब्लिक नोटिस मे बी गिवन बाय रिटायरिंग पार्टनर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ द तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, जैसे किसी की डेथ हो जाए या कोई निकलना चाहे और रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्चार्ज, वो अपनी लायबिलिटी से बाहर आ जाता है जब वो रिटायरमेंट लेता है, ठीक है। ऑफ द फर्म बिफोर हिज रिटायरमेंट इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द थर्ड पार्टी द रिटायरिंग पार्टनर इन द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, तो उसमें क्या है कि जो भी जब वो बाहर जाता है तो वो जो उनके बीच में नया एग्रीमेंट होता है वो ये कह सकते हैं कि भाई ये जो आदमी जा रहा है इसकी सारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तो फ्री हो जाएगा, नहीं तो वो जो जिम्मेदारी वहां तक की थी वो उसकी जिम्मेदारी में रहेगा। अब पार्टनर कैन ऑल्सो बी एक्सपेल्ड, निकाला भी जा सकता है मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर, मान लिया 6 पार्टनर हैं तो 4 पार्टनर और
4:1 से इसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेल पार्टनर इन द सेम पोजीशन तो जैसे वो माना जाएगा वो रिटायर हो गया, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, कई बार क्या होता है, जो पार्टनर होते हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा था जैसे ही किसी का इंसॉल्वेंसी हो जाए, और इंसॉल्वेंसी में देखो ये कहा है कि इंसॉल्वेंसी के लिए क्या है, द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन मेड। इसका मतलब क्या है, इंसॉल्वेंट होने के लिए कोई कानूनी आदेश जारी होता है। मेरे कहने से मैं इंसॉल्वेंट नहीं हो जाऊंगा, और जो कानूनी आदेश जारी होता है उसी को बोलते हैं एडजुडिकेशन, ठीक है। एन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर मे और मे नॉट डिसॉल्व द फर्म। अब देखो कोई इंसॉल्वेंट हुआ तो फर्म मे और मे नॉट डिसॉल्व, क्या, या तो फर्म डिसॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी। कैसे, इफ द फर्म इज नॉट डिसॉल्व pursuant to a contract upon adjudication of partner, the estate of the partner so adjudicated is not liable for any act of the firm. The firm is not liable for any of the act of the insolvent done after. उसके ऑर्डर के बाद जो इंसॉल्वेंट हुआ है वो कोई भी काम करेगा तो फर्म जिम्मेदार नहीं होगी, और फर्म कोई काम करेगी तो वो इंसॉल्वेंट जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये माना जाएगा अब वो इसका पार्टनर रहा ही नहीं, अब बात आती है डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म डिजोल्व कैसे होती है? अभी तक तो सारी बातें किसकी करी गई थी, पार्टनर्स की, पार्टनर का बाहर आना, अंदर आना, माइनर होना, राइट, लाइबिलिटी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। एक फर्म कैसे माना जाएगा कि बंद हो गई? आप लोग बताओ, एक फर्म चल रही थी, वो कैसे माना जाएगा कि बंद हो गई? तो कोई पार्टनर का डेथ हो गया, ठीक है, और उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। बंद बट जो कंपनी होती है, कंपनी के डिजोल्यूशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, कहाँ पर? आरओसी में। आरओसी में, ठीक है। कंपनी बनाना आसान होता है, कंपनी को सरेंडर करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसने बोला हुआ डिजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से, डिजोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तो ये सब देख लेते हैं हम कौन कौन से। वो उन्होंने खुद ही एग्रीमेंट करा कि भैया अब हम काम बंद कर रहे हैं। कंपल्सरी, कंपल्सरी में बताया है कि कब, इफ ऑल द पार्टनर और एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, एक को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। 4 पार्टनर हैं तो 3 तो इंसॉल्वेंट हो गए, तो कितना कितना बचा रह गया? एक की पार्टनरशिप फर्म होती नहीं, ठीक है। By happening any event which makes it unlawful for the business itself to be carried on, the an event makes the business unlawful carried। तो कई बार वो क्या होता है कि वो कोई ऐसी बिजनेस में अनलॉफुल काम करती है तो भी माना जाएगा वो क्या हुआ है, वो पार्टनरशिप खत्म हो गई, ठीक है। However, if partnership firm is carrying one more than one separate business, कई बार क्या होता है उसने ये वाला काम भी कर रखा है और ये भी काम कर रखा है। The illegality of one or more does not cause dissolution of firm. The firm can continue to carry on its lawful, मतलब एक को तो मना कर दिया पुलिस ने नहीं करोगे, बट दूसरा वाला काम वो चालू रख सकते हैं। डिजोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। A firm is dissolved in the following, इन परिस्थितियों में डिजोल्व हो जाती, क्या? To avoid dissolution in these case, the partners should expressly agree them, the firm shall not be dissolved। कौन कौन से हैं? उसने कहा if the partner is constituted a fixed term, then by expiry of the, मतलब जब उसका टाइम है, भैया उसने 5 साल के लिए बनी है तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। दूसरा, carry out or more adventure undertaking than by the completion thereof। उसने बोला हुआ कंपनी पार्टनरशिप फर्म को बनाया किसी काम के लिए, एक तो टाइम है, यहाँ पर क्या है, टाइम है, यहाँ पर क्या है, टास्क है। उन्होंने कहा हमें
2 किलोमीटर की सड़क बनानी है, बन गई, काम खत्म। या डेथ ऑफ ए पार्टनर और इंसॉल्वेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। कोर्ट कब डिजॉल्व कर सकता है? कोर्ट ने कहा जब कोर्ट में डिजॉल्व हो that a partner has become of unsound mind, ठीक है। that a partner other than the partner suing for dissolution has become permanently incapable, वो जो पार्टनर है वो अब उस काम के लिए करने लायक नहीं रह गया। that a partner is guilty to conduct, उसने कहा कोई इसने ऐसा काम कर दिया जो उस बिजनेस के लिए प्रेजुडिशियली जो है ओके नहीं है। दैट ए पार्टनर विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, वो बार बार क्या करता है, वो ऐसे काम करने जाता है जो वो तो अच्छा। इसमें एक बात और है, इसमें बार बार ये लिखा हुआ है अदर देन द पार्टनर सुइंग फॉर डिसॉल्यूशन। तो जब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है जो कहता है कि इस फर्म को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो, उसके अलावा जो लोग हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरा, जब कोई रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि कोर्ट का मतलब क्या है, कोर्ट को अपने आप नहीं आ रही है, कोर्ट में कोई क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। और यहां पर क्या है कि पार्टनर क्या हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है कि कोई भी पार्टनर कोर्ट में एक केस डाल सकता है, ठीक है। that a partner has transferred the whole of his interest to the firm of the property, उसने का सारा उसकी जो कंपनी के जुड़ाव हैं वो सब कहीं ट्रांसफर कर दिया। that the business of the firm cannot be carried on except at a loss, मतलब बस लॉस ही लॉस हो रहा है तो बन एनी अदर ग्राउंड, वो जिसमें कोर्ट समझे कि भैया इसको जो है माना जाए कि अब उसे हटा दो। वो लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर, अब मान ले डिसॉल्यूशन हो गया तो सिंपल सी बात है, जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई तो कोई पार्टनर काम कर रहा है, उसे कोई भी रेलिवेंसी नहीं है। एनी पार्टनर ऑफ फर्म मस्ट गिव ए पब्लिक नोटिस टू द इफेक्ट दैट फर्म इज डिसॉल्व, दिस इज बिकॉज इवन आफ्टर द डिसॉल्यूशन फर्म द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी एक्ट डन बाय देम until such public। अब इसमें एक बात सुनो, जब तक वो फर्म थी वो लायबिलिटी तो चलती रहेगी, लेकिन पब्लिक नोटिस के बाद कोई भी जो नया लायबिलिटी नहीं बनेगा। लेकिन जब तक वो फर्म थी तो वो तो छुटकारा पाना तभी होगा जब आप उसे निपटाओगे, नहीं तो आप उससे छुटकारा नहीं पा पाओगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, YouTube वाले तो कुछ बोलते ही नहीं है। अभी जो शाम को क्लास होगी, एक तो आपका वो टैक्सेशन वाला पीरियड है वो कराना है, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, मैम कराएंगे वो। और उसके अलावा आज हम जो कंपनी वाला सिलसिला शुरू करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी बुक का, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो क्लासेस होंगी उनको आप कंप्लीटली अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग आसपास रहते हैं बैंक के, उनके पास तो भी 1 घंटा पढ़ने का और है, कहीं से भी जो भी मिलता है सीख लीजिए, ठीक है।